नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स अब हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो सफल हो चुके हैं, कुछ लोग हैं ऐसे भी हैं जो सफल नहीं हुए और वो अपनी तैयारी को एक बार दोबारा एक नया स्वरूप, एक नई शक्ल देने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, ये एक ऐसी चीज है, यूपीएससी की तैयारी का एक ऐसा आयाम, एक ऐसा पक्ष है जिसके बारे में हर अभ्यर्थी सोचता है, जिसके बारे में उसको पहले दिन से बताया जाता है, जिसके बारे में वो अगर टॉपर्स से बातचीत करता है या टॉपर्स के वीडियोस देखता है तो सारे टॉपर्स भी कहते हैं कि यार ये चीज जरूरी है। लेकिन ये चीज एग्जैक्टली करनी कैसे है, इसमें एग्जैक्टली करना क्या है, एक्शनेबल क्या है, ये उसे कोई समझा नहीं पाता। तो वो क्या करता है, यहां वहां भटकता रहता है। उसको लगता है कि यार इसको तो हम बहुत सारे तरीके से इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सॉल्व हो नहीं पाती क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि वो प्रॉब्लम क्या है। मैं बात कर रहा हूं आंसर राइटिंग की। मेरे ख्याल से आप में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने यूपीएससी की तैयारी में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एक अच्छे तरीके से उत्तर कैसे लिखना है, इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा नहीं होगा। आपसे आपके सीनियर्स ने कहा होगा, आपने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा, टॉपर्स से सुना होगा कि यार आंसर राइटिंग तो जो है वो आत्मा है, यूपीएससी की आत्मा है। अगर आप मेंस तक पहुंचते हैं तो ये याद रखिएगा। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग एक स्किल है, उसके बारे में जानकारी होना, उसकी प्रैक्टिस होना, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको जो है बहुत दिक्कत आने वाली है। ये आपने सुना होगा। अब ये सवाल हमें कंफ्यूज भी करता है। हमको लगता है कि यार बात तो सही है, आंसर राइटिंग बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। तो क्या करें, है ना, इसको कैसे सुधारें, क्या करें, इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, क्या लिखें, कैसे लिखें, आंसर लिखें तो किससे चेक कराएं। ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि यार अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो तो आंसर चेक कराने का कोई जरिया नहीं है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी तैयारी कर रहे हो तो भी आंसर चेक कराने का कोई जरिया नहीं है। भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो 500 1000 बच्चे पढ़ते हैं यार, वो सबके आंसर तो चेक कर नहीं सकते। एक आध देख लेगा टीचर आपका, लेकिन आप अगर रोज आंसर लिख के टीचर को भेजोगे तब वो नहीं देख सकता। ये बात ऑब्वियस है ना। ये आपने मेरे साथ भी नोटिस किया होगा। आप में से बहुत लोग मुझे उत्तर भेजते हैं, मैं कभी कभी रैंडमली किसी 5-10 लोगों के आंसर देख लेता हूं, लेकिन मैं सबके आंसर तो नहीं देख सकता यार, वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए भी। तो ऐसे में आंसर राइटिंग पे हम काम कैसे करें, इस स्किल को कैसे विकसित करें, एक बार इसको समझाने के आज मैं प्रयास करूंगा। तो आज के सेशन में थोड़ा सा लंबा हो सकता है सेशन, आधे घंटे 40 मिनट तक का हो सकता है। उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम ये जाने सबसे पहले तो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके अलावा आंसर राइटिंग पर मतलब एक अच्छा आंसर होता क्या है, मतलब आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है, आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, आपको क्या अचीव करना है, ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये जानेंगे कि यार आंसर राइटिंग सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और ये भी जानेंगे कि आंसर राइटिंग सीखने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आज का सेशन जो है वो हमारा चलने वाला है। ठीक है साहब, तो ये कुछ पार्ट, कुछ सेगमेंट इस सेशन के होने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में अनअकैडमी की सहायता लेना चाहते हैं तो भाई हमारे सब्सक्रिप्शन पर एक बहुत ही शानदार डिस्काउंट इस समय आया हुआ है, जिसके तहत आपको 60% तक का ऑफ मिल जाएगा और 6 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। यह आपको कैसे मिलेगा, अगर आप एनरोल करते हुए अतुल जैन कोड लगाते हैं। अतुल जैन कोड आपको लगाना है और यह भारी डिस्काउंट आपको प्राप्त करना है, और उसके माध्यम से आपको मात्र 22,999 में, यानी कि केवल 23,000 रुपए में आपको यह पूरा सब्सक्रिप्शन जो है ये मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन आपको केवल 23,000 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको पूरे यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी, पूरे मेंस की तैयारी, पूरे इंटरव्यू की तैयारी, पूरी सीसैट की तैयारी, ये सब चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आज ही इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आयाम दीजिए, एक सही दिशा दीजिए। याद रखिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये ऑफर केवल जो है कुछ दिनों के लिए है। अभी लिमिटेड टाइम है, एक लास्ट डेट आ जाएगी इसके 1 दिन में, लेकिन यह मान के चलिए कि 2-3 दिन के लिए ही ऑफर होगा। तो इसका लाभ उठाइए और इसके जरिए एनरोल करके अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। याद रखिए इस तरह के शिक्षक आपको देश में और किसी संस्थान में नहीं मिलेंगे ना। एक चीज होती है कि आप ये वाला संस्थान मुझे ये फैसिलिटी दे रहा है, वो फैसिलिटी दे रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन टीचर देखिए कहां पे कैसे हैं, है ना। तो आपको जो है अगर शिक्षकों पे भरोसा है तो आप अनअकैडमी में आइए और आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कीजिए।
चलिए चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहला जो हमारा पक्ष है वो ये है कि सबसे पहले एक बार समझते हैं कि क्या आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये है जिसको समझने की जरूरत है कि क्या आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, क्या यह महत्वपूर्ण है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फालतू में लोग कहते रहते हैं आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ भी लिख के आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर हम यूपीएससी के केवल जीएस के पेपर देखें, मेंस की बात कर रहा हूं, अगर हम मेंस में केवल जीएस के पेपर देखें, ठीक है, तो हम क्या देखें, जीएस 1 2 3 4, ये 4 पेपर होते हैं आपके पास जीएस के। और अभी का जो पैटर्न है अमूनन, उसमें आप ये कह सकते हैं कि हर पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि एक तरह से आपको 80 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। आपका जो मेन, अभी मैं केवल जीएस की बात कर रहा हूं ना, ऑप्शनल और एसए इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं केवल जीएस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वास्तविक इंपैक्ट इससे ज्यादा होगा, अभी आपको बताता हूं। अगर मैं केवल जीएस लेके चलूं तो मान लीजिए आपको 80 उत्तर के आसपास लिखने हैं। बात समझ में आ गई? 80 आंसर्स यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द जनरल स्टडीज। जीएस में आपको 80 आंसर लिखने हैं। अब एक बात मान के चलिए कि 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना। मैं आपको एक सिंपल सा केस स्टडी देता हूं। 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। दोनों के पास एकदम सेम नॉलेज है, आइडेंटिकल नॉलेज है। अब उस सेम नॉलेज को, उस आइडेंटिकल नॉलेज को ए ने क्या किया, बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा, है ना। जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि क्या कहते हैं कि भारत की कोई क्या न्यूज है आजकल, हाँ, मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत की आतंकवाद के प्रति एक बदली हुई नीति को दर्शाता है, इसकी चर्चा कीजिए, यह सवाल पूछा गया है। तो ए ने जो है पहले ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा, पहले इंट्रोड्यूस किया कि भैया ऑपरेशन सिंदूर था क्या, यह बताया कि भारत में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। पहले यह लिखा। उसके बाद बताया कि ऐतिहासिक तौर पे भारत की नीति जो है वो किसी दूसरे देश पर हमला करने की नहीं रही है। भारत शांति, सामंजस्य और वार्ता के माध्यम से आतंकवाद को सुलझाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इसकी निष्प्रभाविता को देखते हुए भारत ने एक संयमित जवाब देने की नीति चुनी है। यह आपका पहला पॉइंट हुआ कि अब हमने क्या किया है, अब हम जवाब देंगे, अब हम रिटेलिएट करेंगे, संयमित करेंगे। ऐसा नहीं कि आपके पूरे देश पे हमला बोल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लिमिट के साथ, संयम के साथ जवाब देंगे, लेकिन देंगे, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, आप समझ रहे हैं बात को, ये पूरा आंसर नहीं बताने वाला मैं आपको, लेकिन दूसरा पॉइंट जैसे ये हो गया कि भारत इन हमलों में इस बात का ध्यान रख रहा है कि किसी भी तरह के सैन्य ठिकानों पर या फिर किसी भी तरह के जो सिविलियन ठिकाने हैं उन पर कोई हमला ना किया जाए। तीसरा पॉइंट यह हो गया कि भारत इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी विश्वास में ले रहा है ताकि सभी को इसकी जानकारी रहे, क्योंकि हम कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। और हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि यूएन का जो चार्टर है, यूएन के चार्टर में हर देश को आतंकवाद से निपटने के लिए आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, यह उसके अंतर्गत आता है। यह उसने ढंग से लिखा, कंक्लूड किया। कंक्लूजन में क्या है कि भारत ये जो काम कर रहा है यह निश्चित तौर पे आतंकवाद से हमारे देश को मुक्त करने में एक अच्छा कदम साबित हो सकता है या फिर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह एक सिंपल सा उत्तर हो गया। मान लो ये क्वेश्चन अभी आपके सामने खड़े खड़े मैंने क्वेश्चन सोचा, खड़े खड़े उत्तर सोचा। 15 नंबर का मान लो ये सवाल था, ठीक है। तो अभी खाली पॉइंट से थोड़ा सा और इलैबोरेट करके इस पे लिखेंगे। 15 नंबर का ये सवाल था, तो अगर एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड आंसर है तो आप ये मान के चल सकते हो कि इस पर मान लो 15 में से 7.5 8 नंबर तक एक अच्छा आंसर लिख रहे हो तो मिल जाएगा। अब मान लो यही सेम जानकारी एक दूसरे बच्चे बी के पास थी, बी के पास सेम नॉलेज थी, बिल्कुल सेम चीजें उसको पता थी, वो चीजें भी सेम लिख के आया, पर उसने क्या किया, कोई इंट्रोडक्शन नहीं किया। जैसे पूछा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो उसने ऑपरेशन सिंदूर क्या है बताया ही नहीं, सीधे लिख दिया कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर हमला किया। ये इसमें भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। तो एग्जामिनर सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि अरे भैया बात किसकी कर रहे हो, अरे भैया बात क्या कर रहे हो, एक बार ये तो बता दो कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि अगर सेम पॉइंट्स भी बी लिख के आएगा, तो ए ने कैसे लिखा, जिसको हम कह रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने उत्तर को दिया, और बी ने कैसे दिया, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब कुछ भी तरीके से, कुछ भी कहीं पर भी लिख दिया।
पहले कुछ भी पॉइंट लिख दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का बहुत बड़ा समर्थक रहा है, उसके बाद लिख दिया कि भारत ने अपनी नीति में बदलाव कर लिया, इस बार हमने उनके अंदर जाके हमला किया, तो एग्जामिनर को कोई एक फ्लो नजर नहीं आएगा। तो जानकारी सेम होने के बावजूद आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते कि अगर इसको 7.5 या 8 नंबर दिए गए हैं तो इसको 6.5 या 7 नंबर ही मिलेंगे। अगर जानकारी एकदम सेम है, कम से कम 1-1.5 नंबर का फर्क तो आ जाएगा, कम से कम 1 नंबर का फर्क तो मानते हो आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो बेटा ये 1 नंबर का, और ये क्या है, ये आदत की बात है। जो आदमी ऐसे लिखता है वो ऐसे ही लिखता है, जो ऐसे लिखता है वो ऐसे ही लिखता है। तो अगर ये 1 नंबर का फर्क आना शुरू हो गया तो बेटा आपको केवल जीएस के पेपर्स में 80 उत्तर लिखने हैं। 80 उत्तर का मतलब 80 अंक का फर्क आ गया कि नहीं आ गया? 80 नंबरों का फर्क आ गया आपके मेंस के स्कोर में। यानी कि ए और बी दोनों के पास सेम नॉलेज थी, 80 नंबर का फर्क आ गया आपके। 80 तो मैं मिनिमम कहा था ना, 1 से 1.5 नंबर, 80 से लगभग 100 नंबर का फर्क आ गया। 100 नंबर बेटा लोगों का जीएस के पेपर में स्कोर आता है, जीएस 3 में, जीएस 1 में अक्सर लोग 100 नंबर तो लेके आते हैं। यानी कि पूरे पूरे एक पेपर के अंक एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं क्योंकि वो अपने आंसर को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिख रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? यह बात आपको समझनी जरूरी है। तो याद रखिए, कोई भी अगर आपसे यह कहे कि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको यह वाला एग्जाम्पल देना कि यार एग्जामिनर इंसान है ना यार। एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर कोई आसमान से नहीं उतरता, वो इंसान ही है। वो भी आपको 2 निबंध लिखने को दिए गए, एक में ऑर्गेनाइज्ड जानकारी है, एक में जानकारी वही है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आप 1 नंबर तो फालतू दोगे इसको या नहीं दोगे? जिसने ऑर्गेनाइज्ड जानकारी दी है इतना तो आप करोगे ना, 1 नंबर तो एक्स्ट्रा दोगे ही दोगे। वही एग्जामिनर भी कर रहा है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो निश्चित तौर पे 1 नंबर का ये फर्क जो है ये कम से कम 100 नंबर का फर्क लेके आ रहा है आपके रिजल्ट में। 100 नंबर से बेटा आप या तो टॉपर से आप सीधे लिफ्ट के बाहर हो सकते हो। यूपीएससी किस तरह का एग्जाम है आपको पता है। हो सकता है बी का सिलेक्शन ना हो और ए टॉप कर जाए, दोनों के पास सेम जानकारी थी। और अब ये बात जो है कहनी, पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं। मैं अब भाई, मैं ऐसे कुछ लोग, जब मैं तैयारी करता था तो मेरा एक सीनियर था, मतलब सीनियर मतलब उम्र में हमसे ज्यादा थे कुछ साल। हम लोगों का पहला ही अटेम्प्ट था, उनका तीसरा 20वां अटेम्प्ट था एंड ऑल दैट। तो होते ना, चलो थोड़े सीनियर थे। और यार मैंने जीवन में उससे ज्यादा जानकारी वाला इंसान आज तक नहीं देखा, ये फैक्ट है। मैंने जीवन में उससे ज्यादा किसी भी फील्ड की जानकारी जिसको हो, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। और बेटा मुझे क्या देखिए, उसका प्रीलिम्स तो खैर मजाक होता था। प्रीलिम्स तो उसका आंख बंद करके वो नींद में देके आएगा तो भी हो जाएगा, उसको इतनी जानकारी होती थी। प्री तो खैर वो मजाक में आधा पेपर करके आ जाए तब भी हो जाएगा उसका। मेन वो आदमी कभी इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा, वो हमेशा मेंस के लेवल पे अटका रहा। और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे, जिन विद्यार्थियों को उसने पढ़ाया, जैसे हमारे साथ एक और लड़की थी हमारे ग्रुप में जो हमारे साथ, मतलब हम लोग सब साथ में होते ना, कोचिंग में ग्रुप बन जाते हैं, साथ में लोग चाय पीते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं, क्लास के बाद नोट्स वोट शेयर कर लेते हैं। 5-6 लोगों का हमारा ग्रुप था, उसमें एक लड़की थी। तो भाई उनमें से एक लड़की की को वो जो थी उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी। बोली मुझे कुछ नहीं पता, जो ये आदमी बोलता है मैं तो बस वही पढ़ती हूं। उसकी बेटा डबल डिजिट रैंक आई। अब मैं रैंक बता दूंगा तो आप लोग गूगल कर लोगे, तो मैं बताऊंगा नहीं। उसकी डबल डिजिट रैंक आई, डबल डिजिट, 100 के नीचे रैंक आई उसकी, ठीक है। टॉप 50 में थी, चलो इतना बता देता हूं, टॉप 50 में थी वो। पहले 50 अभ्यर्थियों में उसकी रैंक आई, पहले अटेम्प्ट में, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में टॉप 50 के अंदर उसकी रैंक आई। बात समझ रहे हैं? और जो जिस व्यक्ति ने उसको गाइड किया था उसका कभी भी उसका इंटरव्यू कॉल तक नहीं आया। क्योंकि मैंने, अब इसका मैं, हालांकि मेरे को बहुत सीमित जानकारी थी, लेकिन मेरी जानकारी यह है क्योंकि मैंने उसके नोटबुक्स देखे थे। यार उसकी राइटिंग स्किल इतनी ज्यादा खराब थी। एक तो उसका लिखा आप पढ़ नहीं सकते थे, इतना गंदा लिखता था। दूसरा, अगर वो कुछ लिख भी रहा है तो कुछ भी उसके पास होता गया ना, कई बार जब हमें बहुत ज्यादा जानकारी होती है तो हम हर लाइन में बहुत जानकारी ठूसने की कोशिश करते हैं, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था उसकी राइटिंग का। और मतलब मुझे, अब वो सीनियर था, उसको हम क्या ही बोलते, बहुत जानकार भी था, लेकिन मुझे उसकी कॉपी देख के हमेशा लगता था कि यार इस कारण से इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब मैं तो यार छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसा सलाह क्या देता हूं उसको, तो मेरी तो भाई इतनी हैसियत नहीं थी उस समय कि मैं उसको सलाह दे पाऊं। लेकिन अब अगर मुझे बच्चे मिलते हैं तो अब मैं सलाह देता हूं कि यह गलती नहीं करनी है, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। वो बहुत बढ़िया ऑफिसर बनता, बहुत ज्यादा नॉलेज थी उसको। खैर, तो आंसर राइटिंग निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है, यह आपके सिलेक्शन का मेकर या ब्रेकर हो सकता है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, जो मैंने आपसे कहा था ना 4 पार्ट्स में वीडियो करेंगे। पहला पार्ट है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, माफ कीजिएगा,
ये क्या? हाँ जी, तो हमारा दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि आदर्श उत्तर क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को पता ही नहीं है। एक आदर्श उत्तर क्या है? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट इज एन आइडियल आंसर, एक शानदार आंसर क्या होना चाहिए, एक आदर्श उत्तर क्या होना चाहिए। तो आदर्श उत्तर का होता क्या है, लोग अक्सर इसको लेके बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ते हैं, और यहां पर मैं मानता हूं कि काफी हद तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बहुत गलत किया है विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने काफी गलत किया है विद्यार्थियों के साथ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया कि भाई उन्होंने विद्यार्थियों को बोला कि आंसर लिखने में तो आपको जो है कुछ ऐसा साहित्य की रचना कर देनी है, एकदम ऐसा कुछ साहित्यिक सा लिख देना है जो भाई किसी ने कभी लिखा ही ना हो, बहुत ही यूनिक कुछ लिख के आना है, बहुत ही अद्भुत कुछ लिख के आना है। और इस एक्सपेक्टेशन में उसका रीजन क्या होता है कि उनको अपना एक आंसर राइटिंग का कोर्स बेचना होता है। कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आंसर राइटिंग का एक कोर्स बनाते हैं, और वो कोर्स जो है उसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो उनको लगता है कि अगर बच्चों को बताएंगे कि बहुत ही कुछ अलग तरह का लिखना है तो वो आंसर राइटिंग का कोर्स खरीदेंगे। जबकि मैं आपको एक बहुत सिंपल लॉजिक देता हूं, यूपीएससी में आपका मेंस की परीक्षा 3 घंटे की होती है। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। यार देखो, मैं डेटा वाला आदमी हूं ना, मैं एजुकेशन से इंजीनियर हूं, मेरे को आप डेटा दो, मैं डेटा पे काम करके आपको बताता हूं, मैं बाकी यहां वहां की बातों में बिलीव करता नहीं। आपके पास 180 मिनट है, और 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन 10 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, लेकिन चलो अगर हम सबको बराबर भी मान लें कि सारे एक जैसे हैं, अगर हम औसत ले ले, एवरेज ले ले, तो आपको औसतन एक क्वेश्चन के लिए 9 मिनट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो एक प्रश्न का उत्तर जो है वो देने के लिए आपको मिल रहे हैं 9 मिनट। 9 मिनट, उन 9 मिनटों में से भी पहले आप एक बार प्रश्न पढ़ोगे, थोड़ा 10-20 सेकंड तो सोचोगे ना कि भाई इस पे क्या लिखना है, या कतई एकदम मिलते लिखना शुरू कर दोगे, ऐसा तो होता नहीं है। 20 सेकंड 30 सेकंड कुछ तो सोचोगे यार कि कुछ लिखना है, क्या लिखना है, ये आप सोचोगे। तो 9 मिनट में से मान के चलो कि आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट तो चला जाएगा, है ना। ये तो आपका सोचने का समय हो गया, ये तो आपका सोचने का समय हो गया। तो आपके पास जो लिखने का समय है औसतन एक प्रश्न को, वो कितना बचेगा, वो बचेगा 7.5 मिनट। 7.5 मिनट के आसपास आपके पास लिखने का समय बचेगा। 7.5 मिनट कितने होते हैं, इस बात को समझिए कि इस वीडियो को अब करीब करीब 18 मिनट हो चुके हैं। यानी कि अब तक आपको, अगर आप ये उत्तर लिख रहे होते तो अब तक आपको आपके तीसरे उत्तर पे होना चाहिए था, 2 पूरे हो जाने चाहिए थे। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यूपीएससी में बेटा राइटिंग टाइम इतना कम है, इतना कम है कि कुछ बहुत यूनिक, कुछ बहुत अद्भुत लिखने की अगर आप कामना कर रहे हो तो वो मूर्खता है और कुछ नहीं है, वो एकदम बेवकूफी है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। कोई ऐसा नहीं होगा कि आप एक उत्तर में ही कुछ आपको शशि थरूर बन जाना है या रामधारी सिंह दिनकर बन जाना है, कुछ ऐसा काव्य लिख के आ जाना है, ऐसा आप नहीं कर सकते भाई। मतलब आप किसी बड़े से बड़े विद्वान को भी बोलोगे यार 8 मिनट में 7 मिनट में लिख के दो, वो भी आपको सिंपल ही लिख के देगा। तो सबसे पहली चीज यह है कि इस प्रकार के सपने मत पालिए। अगर कोई आपको ऐसे सपने दिखा रहा है कि अरे आंसर तो यार ऐसे थोड़ा होता है, आंसर तो कुछ अलग ही तरह का होता है, ऐसा कोई सपना मत पालिए। ऐसा कुछ भी आंसर नहीं होता। आंसर यूपीएससी का बहुत सरल और सिंपल होना चाहिए। तो यूपीएससी में आदर्श आंसर के कुछ लक्षण हैं। आदर्श आंसर के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण तो यह है कि यह टू द पॉइंट हो। टू द पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, जो पूछा गया है वही बताइए। जो आपसे पूछा गया है कृपया वही बताइए। मतलब एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए होता क्या है, इसमें कुछ हद तक हमारे को जो कॉलेज में ट्रेनिंग मिली है, जो स्कूलों में कॉलेजों में हमको सिखाया गया है, वो ट्रेनिंग काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम करते क्या हैं, हम यहां पर क्या कर देते हैं कि यार हम बच्चों को ये बोल देते हैं कि जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि जो भी आता है सब लिख के आ जाओ, है ना। अगर ये मतलब हमको भी स्कूल में बताया गया था कि यार जब बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तो टीचरों ने कहा था ऐसा कि मान लो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन विषयों में
अगर कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो यार जो समझ में आ रहा है, जो आता है उस टॉपिक के बारे में सब लिख के आ जाओ, कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाएंगे। बेटा यूपीएससी में ये नहीं करना है, ठीक है, ये बात याद रखिए। यूपीएससी में अगर आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के संबंधों को परिवर्तित करेगा, अगर यह पूछा गया है तो आपको केवल यह बताना है कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव क्या पड़ेगा। उसको लेके 1947 और 48 से भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में लिखना मत शुरू कर दीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान में पहला युद्ध 1947-48 में हुआ जब कश्मीर में कबाइली आ गए, फिर 1965 पे चले गए, फिर 71 पे चले गए। एक दो लाइन में मेंशन कर सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनेक युद्ध हुए हैं जैसे 1948, इतना ठीक है, लेकिन उसमें आप जो है पूरी कहानी मत लिखना शुरू कर दो। जो पूछा गया है एग्जैक्टली वही बताना है। बात समझ में आई कि नहीं है? अगर उसके बारे में कम पता है तो छोटा उत्तर लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में कम पता है तो थोड़ा छोटा उत्तर लिख दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके बारे में आपको पता है, जैसे यार 100-150 शब्द के तो अब 150 शब्द के तो आंसर आते हैं 150-250 के, उससे कम क्या ही पता होगा, तो आपको एक तो टू द पॉइंट आंसर देना है। यूपीएससी में एक चीज उनको यह चाहिए कि जो पूछा गया है एग्जैक्टली उन्हें उसका आंसर चाहिए। इसमें एक गलती जो बहुत लोग करते हैं आजकल, वो आपको नहीं करनी है। वो क्या है? आजकल क्या होता है, एक साथ दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न में दो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यही वाला लेते हैं फिर से, ऑपरेशन सिंदूर का भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके आगे और होता है इसी प्रश्न में कि इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता किस तरीके से प्रभावित होगी। ये दो सवाल है। तो बेटा अगर दो पूछे गए हैं तो आप याद रखिएगा दोनों का उत्तर देना है। कई बार क्या होता है, बच्चे लिखते लिखते एक का आंसर देने लगते हैं, दूसरे को भूल ही जाते हैं कि इसी में दो पार्ट हैं भाई इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं, दोनों बतानी है। एक बताएंगे आधे नंबर मिलेंगे, आधे में से नंबर देगा वो आपको, ठीक है। एक बताएंगे तो आधे में से ही देगा, दूसरे पार्ट का आपने आंसर ही नहीं दिया। तो ये गलती नहीं करनी है, दोनों पार्ट्स का आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर आपको देना है, ठीक है। टू द पॉइंट देना है। अगर दो प्रश्न है तो दोनों का आंसर देना है। स्पष्ट और अधिकतम जानकारी वाला उत्तर देना है, यानी कि केवल एक पॉइंट को ही रगड़ रगड़ के लंबा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बस एक पॉइंट पता है उत्तर के बारे में, उसी पे आप कहानी लिखे जा रहे हो, निबंध लिखे जा रहे हो, यह सब नहीं करना है। तो आपको, अगर आपके पास कई सारे पॉइंट्स हैं तो एग्जामिनर इस बात को अप्रिशिएट करता है, एग्जामिनर इस बात से खुश होता है कि आपने उसको कई सारे पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। एक कई सारे पॉइंट्स बताने जरूरी हैं, तो उसके लिए आपको जो है अधिकतम जानकारी वाला उत्तर हमेशा देना है। आपको यह इंश्योर करना है कि आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो है वो उसमें जरूर लिखें, 3-4 अलग अलग बिंदु उसको जरूर बताएं। एक, ये उत्तर संतुलित होना चाहिए, है ना। उत्तर जो है कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी एक चीज की बहुत ज्यादा तारीफ कर दे, वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उस चीज की आलोचना ही करता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है दोनों पक्ष के बारे में बात करनी है हर चीज में। अक्सर मैं दोनों पक्ष कहता हूं तो लोगों के दिमाग में केवल राजनीति आती है। बात केवल राजनीति की नहीं है, राजनीति में तो है ही सही, राजनीतिक सवालों पर तो है ही। जैसे मान लो एक राष्ट्र एक चुनाव के पिछले साल मेंस में सवाल आया था, तो आपको उसके फायदे भी बताने हैं, नुकसान भी बताने हैं, उसकी चुनौतियां क्या हैं वो भी बतानी है, दोनों चीजें बतानी है। एंड में कंक्लूजन भी आपको न्यूट्रल रखना है कि इसके बारे में और चर्चा की आवश्यकता है और सर्वसम्मति बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत के चुनावों में सुधार के लिए एक बड़ा कदम सिद्ध हो सकता है, ठीक है। ये आप लिखना, इतना आपको लिखना है बस। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बस ये लिख दो कि एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत बढ़िया चीज है और जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो सब देशद्रोही हैं, या फिर ऐसा भी नहीं कि एक राष्ट्र एक चुनाव तो एकदम खराब कदम है, जो इसको लाना चाहते हैं वो तानाशाह हैं, ऐसा नहीं लिखना। दोनों में से कोई एक्सट्रीमिटी नहीं चुननी, एक संतुलित उत्तर जो है वो आपको बनाकर देना है। तो आपको टू द पॉइंट देना है, अगर दो प्रश्न है तो दोनों का उत्तर देना है, जितने अधिकतम जानकारी देंगे वो देनी है, एक संतुलित उत्तर आपको देना है। और यार एक चीज जो मैं बार बार कहता हूं, है ना, हालांकि लोग कहते हैं कि अरे उतना मैटर नहीं करती, लेकिन करती है ना, वो चीज है हैंड राइटिंग, स्वच्छता। यार अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, तो आपकी हैंडराइटिंग अगर ऐसी भी है जैसी मेरी यहां बोर्ड पे आती है, पेपर पे हैंडराइटिंग अच्छी है मेरी, बोर्ड पे ये थोड़ा स्लिप होता है तो ऐसी हैंडराइटिंग आती है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी भी है तो ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है जिसको पढ़ने में लोगों को तकलीफ होती है, तो यार आपको उस पर काम करना पड़ेगा। फिर आपको जो है थोड़ा सा अपनी हैंडराइटिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। वो बच्चों का जो एक आता है ना अल्फाबेट लिखने वाली किताब आती है जिसमें डॉट 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 करके अ आ ई लिखा होता है, याद है कि नहीं याद है? वो किताब आती थी, वैसी किताब खरीद लाओ। मैं हमेशा कहता हूं उसमें कोई शर्म की, कोई संकोच की बात नहीं है। अक्सर लोगों को शर्म आती है कि यार मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं कक्षा 1 कक्षा 2 इनकी किताबें पे कैसे काम करूंगा? क्यों नहीं कर सकते आप भाई? फायदा हमारा है तो हम जहां हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि वो लेजिबल नहीं है, वो पढ़ी नहीं जा सकती, तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। याद रखिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए अनरूल्ड पेपर पे। ये जो है ना इस तरह का पेपर होता है जिस पर लाइनें नहीं होती। बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो लिखना शुरू करते हैं तो खाली अगर ब्लैंक पेपर है जिस पर लाइनें नहीं है तो उनकी लाइनें कुछ ऐसे जाने लगती हैं, है ना? एक लाइन ऐसे लिख दी, फिर एक लाइन ऐसे लिख दी, फिर एक लाइन ऐसे लिख दी। ये सब नहीं करना है, सीधी लाइन में लिखने की आदत आपको होनी चाहिए। ठीक है? आड़ी टेढ़ी लाइनें बनेंगी अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर एग्जामिनर को यह बुरा लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है? ये हो गए लक्षण। लक्षण के अलावा अब आपको, ये तो हो गया आपके लक्षण की एक अच्छा उत्तर जो है वो ये होता है। अब आते हैं कि करना क्या है, लिखें कैसे। अगला भाग जो हमारा है वो लिखें कैसे। लिखें कैसे का बहुत सिंपल तरीका है यार। देखो, एक अच्छे आंसर के कुछ अंग होते हैं। ठीक है? पहला अंग जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। दूसरा अंग जो होता है वो होता है मेन बॉडी, यानी कि मेनली आप जो आंसर लिख रहे हैं। और तीसरा अंग जो होता है वो होता है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। ठीक है साहब? एक अच्छे आंसर के ये 3 प्रमुख अंग हैं। आपके आंसर में ये तीनों अंग होने चाहिए, चाहे प्रश्न 10 नंबर का हो, चाहे प्रश्न 15 नंबर का हो। इनमें से कोई सा भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का हो, आपके आंसर में ये तीनों चीजें जो हैं ये प्राप्त होनी चाहिए। आपके आंसर में इन तीनों चीजों का समावेशन जो है वो हमेशा होना चाहिए। अगर इन तीनों चीजों का समावेशन नहीं है, अगर ये तीनों चीजें आपके उत्तर में नहीं है, तो आपका उत्तर एक अच्छा उत्तर नहीं होगा। देखिए, इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन बेसिकली जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आप इस टॉपिक की जानकारी देते हैं कि भाई कोई भी चीज क्या है, कोई टॉपिक आपको दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया है, उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करें। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन क्या बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत की राजनयिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सवाल था। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे आसान इंट्रोडक्शन ये होता है कि जो भी आपसे टर्म पूछा गया है, सबसे आसान इंट्रोडक्शन क्या होता है? परिभाषा। अगर कोई शब्द पूछा था आपसे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया, तो ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली था क्या, बस इसकी परिभाषा दे दो, हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन 150 शब्द का है तो ये 20-25 शब्दों से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन 250 शब्दों का है तो ये किसी भी हालत में 40 शब्दों से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन देने बैठ गए, फिर आप इंट्रोडक्शन ही दिए जा रहे हो आधे घंटे, ये नहीं करना है। इंट्रोडक्शन 2 लाइन 4 लाइन बस, 10 नंबर वाले में 2-3 लाइन, 15 नंबर वाले में 4 लाइन, बस इतना इंट्रोडक्शन हमको चाहिए। इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है, इतना ही इंट्रोडक्शन केवल होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? इंट्रोडक्शन में अगर आपको, देखिए जीएस के क्वेश्चंस में कोई कविता, कोई कोट्स, है ना, ये सब मत लिखिए। मेरा आग्रह ये है कि ये सब मत लिखिए, क्योंकि आपको जो है केवल 150 शब्द मिले हैं, है ना? ये बात समझ रहे हैं कि नहीं भाई? आप इसको ऐसे समझिए ना कि यार आपको 150 शब्दों का टाइम का जगह मिला है अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा कविताएं, बहुत ज्यादा कोटेशंस, ये सब अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपका जगह खराब होगा, उसमें आपकी चीज जो है वो खराब होगी। अगर कोई छोटा सा कोट है तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, अगर वो एकदम सूट कर रहा है तो। जबरदस्ती भिड़ाने की कोशिश ना करें कि यार ये सीधा मतलब तो निकल नहीं रहा, लेकिन कोट सब लिखते हैं तो मैं भी लिख के आऊंगा, तो मैं कुछ तो लिखाऊं, है ना? ऐसा नहीं करना है। कोट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी लंबी कहानियों वाले इंट्रोडक्शन एस्से के लिए रखें, वो आपको उत्तर में नहीं देने हैं, वो आपको यहां पे आंसर्स में नहीं देने हैं। सिंपल रखिए,
मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यहां पे तो आप बैठ के लॉफ्टी आइडियाज बना लोगे कि नहीं मैं तो ऐसे लिख के आऊंगा, वैसे लिख के आऊंगा। अरे बेटा, वहां तुम्हें 7.5 मिनट मिलने वाले हैं लिखने के लिए। लिमिटेशन ये याद रखो कि वहां पे 7-7.5 मिनट ही है लिखने के लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर लिमिटेशन ये है तो उस लिमिटेशन के अंदर रहकर ही काम करो, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, इस लिमिटेशन को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? परिभाषा आइडियल एक जो है आपका इंट्रोडक्शन है। परिभाषा के अलावा एक बेसिक सा बैकग्राउंड, अगर मान लीजिए परिभाषा वाला कोई सवाल नहीं है तो एक बेसिक बैकग्राउंड देना। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में पूछा गया, हमेशा भारत पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हैं, मान लो कुछ पूछा गया कि भारत की मौद्रिक नीति, अभी ये भी लास्ट ईयर आया था मेंस में, भारत की मौद्रिक नीति जो है उसके जरिए खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, यह पूछा गया, ठीक है? यह पूछा गया। तो आपको बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना है कि भारत में सामान्य मुद्रास्फीति जो है, रिटेल मुद्रास्फीति, इस पर एक अच्छा नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति की सतर्कता के कारण पाया जा सका है। लेकिन खाद्य इन्फ्लेशन जो है, खाद्य मुद्रास्फीति जो है, वो अन्य कारकों पर निर्भर होने के कारण अभी भी नियंत्रण के बाहर रही है, जिससे आरबीआई और सरकार दोनों चिंतित हैं। बस हो गया इंट्रो, इतना इंट्रो काफी है। इसके बाद आप जाओगे मेन बॉडी पे, फिर आप बताओगे कि मौद्रिक नीति में ये चीजें होती हैं, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो तो अक्सर सप्लाई साइड से होती है, इसलिए वो अफेक्ट नहीं होती। आपको इतना ही उत्तर देना था। इंट्रोडक्शन इतना काफी है। इंट्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा कि मैं इस कवि की कविता लिख के आऊंगा कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं, ये सब मत करो ना। ये सब ज्यादा जो ऐसे शायराना अंदाज जो होते हैं, ये सब आप एस्से के लिए रखो। आप यूपीएससी में मेंस के आंसर के लिए ये सब मत करो, टाइम खराब हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा, ये बात याद रखिए, है ना? तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं भाई मेन चीज पर, मुख्य चीज पर, मेन बॉडी। आपके आंसर की मेन बॉडी जो है ये 70 से 75% कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? 150 शब्दों का आपका अगर सवाल है तो तकरीबन 100 शब्द से ऊपर इसमें होने चाहिए, 100 से 110 शब्द। 250 शब्दों का अगर यह सवाल है तो करीब करीब 170 शब्द जो है आपके पास, हमेशा 170 175 शब्द जो है आपके, 180 के आसपास शब्द आपके मेन बॉडी में होने चाहिए, ठीक है? यह बात क्लियर है? तो मेन बॉडी में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेन बॉडी में एक तो आपको बनाना पड़ेगा रूल ऑफ 3 और रूल ऑफ 4, ठीक है? रूल ऑफ 3 क्या है? अगर 10 अंक का प्रश्न है तो आपके पास कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, और अगर 15 अंक का सवाल है तो आपके पास कम से कम 4 पॉइंट्स होने चाहिए। यह आप मानकर चलिए। तो आप जब पढ़ेंगे भी, जब आप, अभी तो खैर आप में से जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप जब किसी टॉपिक को भी पढ़ते हैं तो उसके बारे में ऐसे सोचिए कि यार इस पर मेरे को 3 या 4 पॉइंट्स पता हैं या नहीं है। अगर आपको किसी चीज के बारे में एक ही पॉइंट पता है तो कोशिश कीजिए कि आपको और भी पॉइंट पता चले, है ना? ये कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा डिग डीप कीजिए, और थोड़ा टीचर से सवाल पूछिए, और थोड़ा सा जो है आप प्रयास कीजिए कि आपको जो है और नई जानकारी मिल पाए, ताकि आपको जो है मतलब कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स आपको हर चीज के बारे में पता हो। यह बात एकदम जरूरी है। यह बात क्लियर है कि नहीं है? 3 से 4 पॉइंट्स की जानकारी होना जरूरी है। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 4 आपको याद रखना है। इसके अलावा मेन बॉडी जो है वो हमेशा और हमेशा बुलेट पॉइंट्स में ही लिखें, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बुलेट पॉइंट्स में, यानी कि ये जो होता है ना ऐसा, पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, ऐसे ही लिखें। 1 2 3 4 की बजाय ये गोला डैश ऐसे बना के जो लिखते हैं, लेकिन पॉइंट्स में ही लिखें, क्योंकि आपके पास वर्ड्स कम है। तो उन कम वर्ड्स का यूटिलाइजेशन करते हुए, उन कम वर्ड्स का प्रयोग करते हुए आप जो है 3 या 4 पॉइंट्स जो है आप अपने बुलेट पॉइंट्स में लिखें। अब मान लीजिए आपने पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद आलोचना है, अगर कोई आलोचना है तो या तो उसको एक अलग पॉइंट बना लें या फिर एक अलग पैराग्राफ बना लें। आलोचना या तो एक अलग पॉइंट बन जाएगी या फिर एक अलग पैराग्राफ बन जाएगी, लेकिन आलोचना भी जरूर लिखें। संतुलन जरूरी है, किसी चीज के पक्ष में बता रहे हैं तो उसके विपक्ष में भी बताना है। मेन बॉडी में अगर आपको कोई डायग्राम, फ्लोचार्ट, मैप, ये सारी चीजें अगर सूट कर रही हैं तो ही बनाइए, है ना? जबरदस्ती मत बना के आइए ना। मैं देख रहा था एक बार, मैं बहुत साल पहले मैं एक जगह पे पढ़ाता था, तो एक ज्योग्राफी की, मैं उस टाइम में ज्योग्राफी भी पढ़ाता था, तो ज्योग्राफी का भाई एक मैं कॉपी चेक कर रहा था एक बच्चे की,
तो उसने जबरदस्ती कुछ भी पूछा गया, कुछ भी पूछा गया, उसने हर जगह इंडिया का मैप बना रखा है। कुछ भी पूछा गया उससे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए अगर कहीं पर कुछ भी पूछा, उसने जबरदस्ती एक इंडिया का मैप बना रखा है, क्योंकि उसको आता था बनाना, तो हर जगह बना रहा है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां पे जरूरी है, जहां पर फिट हो रहा है, वहां पर बनाइए। यहां पर भी याद रखिए कि इनको अगर आप बना रहे हैं तो इससे आपके शब्द बचने चाहिए कि जो चीज आपने फ्लो चार्ट में लिख दी या जो चीज मैप पे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि भाई ये कोई भारत में मॉनसून के प्रवाह का पैटर्न दिखाइए, या फिर पूछा गया कि भारत में कोई खनिज है वो कहां कहां उत्पादित होता है, आपका रेयर अर्थ मिनरल जो है, तो लिखने की बजाय आपने इंडिया का मैप बना के उस पर दिखा दिया कहां कहां होता है। सही बात है। तो फिर याद रखिए, फिर आपको लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप मैप भी बनाओगे और लिखोगे भी तो डबल टाइम लग रहा है, और टाइम सब कुछ है। टाइम ही तो सब कुछ है यार। इवेंचुअली आपको क्या बताया, 7.5 मिनट में लिखना है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो इनसे आपके शब्द बचने चाहिए, ये चीज जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा कलरिंग वलरिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं एक विद्यार्थी को मैं और जानता हूं जो पैसे इंडिया के मैप बनाता था, इंडिया के मैप बनाने के बाद जो समुद्री एरिया है उस पर नीला रंग भरता था, है ना, थल एरिया पे भूरा रंग भरता था, वो पेंसिल कलर लेके आता था टेस्ट देने के लिए। सोचिए, पेंसिल कलर। तो उसको मैंने मना किया, मैंने कहा यार यहां तो तुम ये कॉपी को इतना खूबसूरत बनाने में क्यों तुले हुए हो यार, ये क्या कोई ड्राइंग कंपटीशन थोड़े ना है यार, ये क्या कर रहे हो। तो बोला नहीं सर, ये तो कलर कोडिंग जरूरी होती है। मैंने कहा भाई कलर कोडिंग जरूरी है तो आप ये भी तो देखो तुम्हारे पास टाइम कितना है ना। बहुत सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से, एकदम इजी, जिस पेन से उत्तर लिख रहे हो उसी पेन से बनाओ। कुछ आगे पीछे बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, एकदम सरलता का आपको ध्यान रखना है। यह आपकी मेन बॉडी है। ठीक है, मेन बॉडी में आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, वो है पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस की हायरार्की, पॉइंट्स की महत्ता की हायरार्की। ये मैं समझा देता हूं आपको एक बार। पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस की हायरार्की का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी चीज पे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा मत कर दो कि सबसे कम इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख दो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो जो इंपॉर्टेंस की जो हायरार्की है, जो एक उसका पदानुक्रम है, उसको आप मेंटेन कीजिए। ये हायरार्की मेंटेन करोगे तो एग्जामिनर को बेहतर संदेश जाएगा इस टॉपिक पे आपकी समझ के बारे में। क्लियर हो गया? तो ये आपको एक चीज करनी है, पॉइंट्स की हायरार्की को आपको याद करना है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। अब लास्ट चीज जो है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे लिखना है भाई? कंक्लूजन हमेशा वही 10% से 15% तक, फिर से वही 10 से 15%, 2 लाइन 3 लाइन बस। कंक्लूजन जो है वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, हमेशा भविष्य की ओर देखने वाला होना चाहिए, भविष्योन्मुख जिसको हम कहते हैं फ्यूचरिस्टिक, हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि जो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करे, जो थोड़ा सा जो है फ्यूचर की तरफ हमको इंगित करे, है ना। जैसे ऑपरेशन सिंदूर वाला भी सवाल आया, तो आप उसमें क्या लिखेंगे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक रिस्की कदम है, एक जिसको हम कहते हैं जोखिम भरी नीति है, लेकिन भारत के लिए वर्तमान परिस्थितियों में एक सही विकल्प लगता है। इससे आने वाले दिनों में, हमेशा भविष्य के लिए सकारात्मक सोचिए कि आने वाले दिनों में भारत में आतंकवाद में कमी और पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध कायम होने की संभावना है। हमेशा सकारात्मक चीज लिखिए, हमेशा भविष्य की तरफ देखता हुआ लिखिए। अगर किसी चीज में आप टेक्नोलॉजी का समावेशन कर सकते हैं कि जैसे एक सबसे आसान कंक्लूजन क्या होता है, जहां पर भी आपको टेक्नोलॉजी का आप इनपुट डाल सकते हो वहां डाल दो कि आने वाले समय में एआई और मशीन लर्निंग इत्यादि के यूज से इस चीज में और प्रगति होने की आशा है। बस ये लाइन तो रट लो, ये लाइन आपके आधे क्वेश्चंस में लागू हो जाएगी कि एआई, इस चीज में एआई आ जाएगा, इस चीज में ये आ जाएगा तो और तरक्की होने की आशा है। कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं देना है। देयर शुड नॉट बी अ नेगेटिव कंक्लूजन अंडर एनी सर्कमस्टांस। हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव बातें ही करनी है आपको कंक्लूजन में। ये बात क्लियर हो गई? चलिए अब आते हैं हमारे आज के इस आखिरी भाग पर। आखिरी भाग क्या है कि डूज एंड डोंट्स क्या है, कि अगर आपको आंसर राइटिंग सीखनी है तो क्या करें और क्या ना करें। क्या करें कि भाई आप जो है इसको हमेशा, आप पहली चीज जो है वो ये करने की कोशिश करें
कि आप जो है, हाँ जी, आपको इसमें क्या करना है, आपको पहली चीज उसमें यह करने की कोशिश करनी है कि आप अपनी नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड करें, कि आप जब पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स को जो है उसी अंदाज में बनाएं। नोट्स का जो है आप एक तरह के से कोशिश करें कि आंसर के अनुसार अपने नोट्स बनाएं, कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये सोचिए कि इस टॉपिक पे क्या मेरे को 4 पॉइंट्स पता हैं या फिर नहीं पता, क्या इन कुछ पॉइंट्स की मेरे को जानकारी है या फिर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको जो है कुछ कुछ आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अब ये डोंट्स में भी आता है ये बात, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। और इस प्रैक्टिस में इवैल्यूएशन के लिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप एआई का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यार बहुत अच्छा टूल है, फ्री है, तो यार मतलब देखो ये ना प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको कि आप अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो यार होता क्या है, आप भाई मेंटोरशिप की सुविधा जहां होती भी है वहां पर भी मेंटोर आपको उत्तर जांच के देने में 2 दिन 3 दिन लगा देता है कई बार। अब यार 3 दिन बाद तो आप भूल जाओगे यार, 3 दिन बाद तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने लिखा क्या था। तो बेहतर यह है कि आप एक चैट जीपीटी जैसी कोई चीज डाउनलोड कर लो, अपना उत्तर लिख के उसका फोटो खींच के वहां पर डाल दो। साफ साफ लिखोगे तो वो पढ़ पाएगा, गंदा लिखोगे वैसे भी नहीं पढ़ पाएगा, तो वो आपको अच्छे से उस पर फीडबैक देगा। बहुत अच्छा फीडबैक देता है चैट जीपीटी। उसमें आप लिख दो कि मैं ये यूपीएससी के एग्जाम के तरीके से इसको इवैल्यूएट कीजिए, ये चीज जो है ये वो करेगा। ये आप इस तरह के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इसमें डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी तैयारी का पहला दिन है, आप आज से ही लग गए। ये होता है बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं पहले दिन, सर आंसर राइटिंग करा दो। आंसर राइटिंग पहले दिन क्या कराऊंगा, आपको अभी कुछ आता ही नहीं है। जब आपके पास कोई बॉडी ऑफ नॉलेज ही नहीं होगा, जब आपको अभी कुछ पता ही नहीं है, तो आप आंसर राइटिंग क्या करोगे, है ना, ये याद रखिए। दूसरी चीज जो है, पहली चीज तो है कि डे 1 से राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये बिल्कुल याद रखना है। बिल्कुल किसी कीमत पे डे 1 से जो आपको आंसर राइटिंग करा रहा है वो आपके साथ गलत कर रहा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। दूसरी चीज जो है यहां पर यह भी याद रखिए कि इसको जरूरत से ज्यादा समय नहीं देना है। मतलब आप जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो जब आपको पढ़ते हुए 1-1.5 महीना हो जाए तो रोज का एक आंसर काफी है। रोज का एक आंसर आप लिख रहे हो उतना काफी है। मैं देखता हूं कई बार बच्चे रोज के 6 आंसर लिखने बैठ जाते हैं, यानी कि दिन के 1.5-2 घंटे आप आंसर लिखने में लगा रहे हो यार, तो कोई उसका कोई खास मतलब है नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज यह है कि बहुत ज्यादा डेटा एटसेट्रा का प्रयोग ना करें। देखिए होता क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, आंसर राइटिंग में टीचरों को इंप्रेस करने के लिए वो मतलब अपने कोचिंग में वो क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा डाल देंगे। मान लो मैंने उनसे इकोनॉमिक्स का कोई सवाल पूछा, तब उसमें कि आरबीआई का डेटा ये कहता है, वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है, तो मैं उनसे यही कहूंगा ना भाई सीधा सीधा कि आंसर ये सब डेटा आपने अभी गूगल कर लिया, यहां तो कर लिया, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे। तो जिस तरह का आंसर, जिस तरह की परिस्थितियों में आप आंसर एग्जाम में दोगे, वैसा ही आंसर यहां पर दीजिए। ठीक है। तो यार ये कुछ चीजें हैं जिनका अगर आप अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, तो मेरे को ये मानने में कोई संदेह नहीं है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर यूपीएससी में लेकर आएंगे। अगर आपको इस पूरी प्रक्रिया में और अपनी तैयारी में किसी भी तरीके से अनअकैडमी की कभी भी मदद चाहिए हो, तो याद रखिए हमारा जो ये बैच है, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, उससे आप अतुल जैन कोड लगा के अब केवल 22,999 में जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, जहां आपके सारे आंसर इवैल्यूएट होकर मिलेंगे आपको। ठीक है। और पूरा सीसैट, ये सब कुछ आपका इस धनराशि में कवर हो जाएगा। तो आज ही अतुल जैन कोड लगाइए और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।